तो समझे आ गया। ओके। सो अब इसकी थोड़ी हम रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। हमने स्क्रीन शेयर कर दी है आपके साथ। तो हमारे पास हम जो बात कर रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल एंड नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्ट। ठीक है ना। इसके अंदर सिग्नल रेट हमने देखा था कि सिग्नल रेट हमारा कम हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है हमारी। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज इसके अंदर पैदा होते हैं। और ये डीसी कंपोनेंट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि डीसी कंपोनेंट हमारे पास एक रेंज में आता है पूरा। ठीक है ना। तो उसके अंदर रेंज को हमें कम करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसके अंदर। तो हमारे पास इसके बरक्स हमारे पास जो है वो थोड़ा सा हम इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से देख लेते हैं, और फिर हम पोलर स्कीम्स पे जाएंगे। A system is using non-return to zero invert to transfer 10 megabits per second data. Are the average signal rate and minimum bandwidth? अच्छा, अब इसके अंदर बैंडविड्थ एवरेज सिग्नल रेट इसका कितना होगा, n/2 आ जाता है। दैट इज 500 किलो वॉट आएगा वो। 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। अच्छा, यहाँ पे सिग्नल जो है ना ये 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड लिखा होगा, क्योंकि 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड होगा तो 500 किलोबिट्स पर सेकेंड किलो वॉट इसका सिग्नल रेट आएगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। द मिनिमम बैंडविड्थ फॉर दिस एवरेज baud rate is b minimum is equal to 500 किलोहर्ट्ज। ठीक है ना। मिनिमम हमारे पास 500 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए होगी। तो सिग्नल रेट जो जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी 500 किलोहर्ट्ज 500 किलो वॉट 500 किलोहर्ट्ज के बराबर बनता है। ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास अब हम आते हैं अगले इसके ऊपर, पोलर रिटर्न टू जीरो स्कीम, पोलर आरजी स्कीम। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हम हमारे पास एक डेटा एलिमेंट दो सिग्नल एलिमेंट्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास आर जो होता है ना, आर का जो फैक्टर है दैट बिकम्स इक्वल टू 1/2। ठीक है ना। यानी बैंडविड्थ पे हमारे इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एवरेज जो सिग्नल रेट है वो हमारा एन के बराबर हो जाता है। वहां पे n/2 था, यहाँ पे एन हो जाता है। इसमें क्या क्या है हमारे पास, जीरो अगर होगा तो हमारा नीचे से ऊपर ट्रांजिशन होता है। ठीक है। और जीरो होता है तो नीचे से ऊपर ट्रांजिशन होता है, वन होता है तो ऊपर से नीचे ट्रांजिशन होता है। ठीक है ना। वन होता है तो वन होता है तो ऊपर से नीचे ट्रांजिशन होता है, और जीरो होता है तो नेगेटिव से जीरो पे। अच्छा, नेगेटिव जीरो होता है तो नेगेटिव से जीरो पे ट्रांजिशन ट्रांजिशन होगा। फिर वन होगा तो पॉजिटिव से जीरो पे ट्रांजिशन होगा। फिर जीरो होगा तो जीरो से नेगेटिव से जीरो पे ट्रांजिशन होगा, फिर नेगेटिव से जीरो पे होगा, एंड फिर पॉजिटिव से जीरो पे होगा। अब देखो इसके अंदर सिग्नल रेट जो है ना, एवरेज सिग्नल रेट आपका वही आ जाता है तो बिट रेट होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास स्ट्रीम्स भी तो होती है ना उसकी, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिग्नल रेट चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा, अब इसको देखिए हमारे पास, तो पोलर बाइफेज मानचेस्टर एंड डिफरेंशियल मानचेस्टर स्कीम्स होती हैं दो। ठीक है ना। वो हमारे पास रिटर्न टू जीरो स्कीम्स थी, और ये हमारे पास रिटर्न टू जीरो नहीं है, बल्कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेजेस में चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, मैनचेस्टर स्कीम के अंदर अगर हम जीरो लिखते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रांजिशन आता है, और अगर हम वन लिखते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रांजिशन जाता है। जीरो लिखा तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, जीरो लिखा तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, और वन लिखा तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हमारे पास एवरेज सिग्नल रेट इसका एन के बराबर आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जाहिर है दो सिग्नल पर डेटा एलिमेंट हमारे पास चल रहे हैं। तो बैंडविड्थ हमारी जो है वो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी बैंडविड्थ यहाँ पे आ जाती है। तो हमारे पास डिफरेंशियल मानचेस्टर के अंदर नो इन्वर्जन अगर होती है, इसका मतलब नेक्स्ट बिट हमारी वन है। ठीक है। और अगर हमारे पास इन्वर्जन होती है तो हमारे इसका मतलब हमारे पास नेक्स्ट बिट जीरो है। ठीक है ना। तो अगर नेक्स्ट बिट जीरो है तो हमारे पास जैसा था वैसे का सिग्नल दोबारा आ जाएगा। नेक्स्ट बिट वन है तो हमारा सिग्नल चेंज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बिट जीरो है तो इसका मतलब पिछला सिग्नल रिपीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बिट जीरो है फिर पिछला सिग्नल रिपीट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट बिट वन है तो ये वाला सिग्नल रिपीट नहीं हुआ, बल्कि नीचे से ऊपर ट्रांजिशन हो गया, क्योंकि पिछला वाला ऊपर से नीचे था तो अब नीचे से ऊपर हो गया। अच्छा, वन अगर दोबारा आया तो अब पिछला वाला नीचे से ऊपर था तो अब ऊपर से वाला नीचे पे ट्रांजिशन हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल मानचेस्टर स्कीम कहलाती है। ठीक है। इन डिफरेंशियल मानचेस्टर एंड मानचेस्टर स्कीम्स encoding the transition at the middle of the bit is used for
द ट्रांजिशन एट द मिडल ऑफ द बिट इज यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन। जो हमारे पास बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो हमने कहा था कि हमारे पास 1000 बिट्स के बाद एक एक्स्ट्रा बिट आ जाती है। तो ये जो बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे वो अलाइन हो जाती हैं दोनों सेंडर और रिसीवर। ठीक है ना। तो जितना छोटा मोटा भी अगर 0.1% का भी डिफरेंस होता है तो वो उस डिफरेंस को अपना चेंज कर लेते हैं और अपडेट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इज टू टाइम्स दैट ऑफ नॉन रिटर्न टू जीरो। क्योंकि सारी बात है यहाँ पे हमारे पास दो लेवल्स हम दो सिग्नल्स हम पर उसमें लेके जा रहे हैं। ठीक है ना। इन बाइपोलर एनकोडिंग वी यूज थ्री लेवल्स, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ठीक है ना। अच्छा, बाइपोलर स्कीम्स में हमारे पास दो होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज भी हम यूज करते हैं, जीरो भी यूज करते हैं, और नेगेटिव वोल्टेज भी हम यूज करते हैं। ठीक है ना। तो AMI एडवांस मार्क ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन के अंदर हमारे पास क्या होता है, पहले जीरो जो है वो उसको जीरो पे रखते हैं, और वन के अंदर हमारे पास ऑल्टरनेट चल रहा होता है। यानी अगर पॉजिटिव में आया है वन, तो अगला वाला वन नेगेटिव में आएगा, फिर उससे अगला वन वाला वन पॉजिटिव में आएगा। अच्छा, इस तरह सूडो टर्नरी में हमारे पास जीरो जो है वो पॉजिटिव में आ जाता है, फिर हमारे पास वन जो है वो जीरो पे आ जाता है, यानी वन जो है वो नो सिग्नल आ जाएगा। फिर हमारा अगला वाला जो जीरो है वो हमारे पास नेगेटिव में आएगा, उससे अगला वाला जीरो पॉजिटिव में आएगा, फिर वन हमेशा हमारा जीरो पे रहेगा, यानी नो वोल्टेज रहेगा। फिर हमारा जीरो जो है वो नेगेटिव में आएगा, यानी कि हमारा जीरो जो है वो ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो है वो चेंज हो रहा है। फिर हमारे पास एक स्कीम होती है जिसको हम कहते हैं MBNL स्कीम, जिसके अंदर हम एम डेटा एलिमेंट्स को एनकोड करते हैं एज अ पैटर्न ऑफ n सिग्नल एलिमेंट्स इन विच टू रेस्ट पावर m इज लेस देन l पावर n। ठीक है ना। यानी कि हमारे पास जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डेंस वन टू वन नहीं होती। यानी डेटा एलिमेंट्स अगर हमारे पास 6 हैं तो हमारे पास वो सिग्नल एलिमेंट्स उससे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है ना। इसकी एक स्कीम है 2B1Q स्कीम। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर नेक्स्ट बिट जीरो जीरो है तो नेक्स्ट लेवल +1 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, प्रीवियस लेवल को वो देखता है, प्रीवियस लेवल अगर पॉजिटिव था तो नेक्स्ट लेवल +1 हो जाएगा, प्रीवियस लेवल अगर नेगेटिव था तो नेक्स्ट लेवल -1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास शुरू करते हैं तो हमारे पास जीरो जीरो का मतलब है प्रीवियस लेवल हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। ठीक है ना। तो हमने चला है जीरो जीरो पे चले गए, अब हमारे पास आया वन वन। वन वन के लिए हम देखेंगे कि प्रीवियस लेवल हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। अच्छा, अब जीरो वन को देखेंगे हम, जीरो वन के अंदर प्रीवियस लेवल हमारा जीरो वन पे है तो प्रीवियस लेवल हमारा नेगेटिव है, तो प्रीवियस लेवल नेगेटिव है तो अब ये -3 पे जाएगा, यानी कि हमारा सिग्नल जो है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना। और इसी तरीके से हमारे पास जब वन जीरो आएगा तो प्रीवियस लेवल को देखेंगे, प्रीवियस लेवल हमारा नेगेटिव था तो ये +1 आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से जीरो वन को देखेंगे, प्रीवियस लेवल हमारे पास पॉजिटिव में है तो हमारे पास +3 आ गया। तो ये चार सिग्नल लेवल्स पे हम लेके चल रहे हैं, लेकिन इसका जो है वो हमारे पास एवरेज सिग्नल रेट जो है वो n/4 बनता है, क्योंकि हमने क्या किया है, दो बिट्स को एक उसके अंदर ट्रेवल करवा दिया है। ठीक है ना। और जाहिर बात है यहाँ पे हमारे ट्रांजेक्शन्स बाज बात हो भी नहीं रहे होते, तो हमारे पास सिग्नल रेट बहुत कम हो जाता है पर एज कंपेयर टू द डेटा रेट। ठीक है ना। तो हमारे पास फिर हमारे पास दूसरी स्कीम एक आती है जिसको हम कहते हैं 8B6T स्कीम। क्या हमारे पास 8 बिट्स हैं जो कि ट्रेवल कर रहे हैं, और ये हमारे पास 6 सिग्नल एलिमेंट्स के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है ना। यानी हमारे पास ये 6 सिग्नल एलिमेंट्स हैं। अगर हमारे पास 0 0 0 1 0 0 1 आया है तो इसका मतलब ये वाला सिग्नल एलिमेंट पर्टिकुलर हमारे पास आता है, ये इसमें ट्रांजिशन हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास 8 बिट्स हैं और 6 सिग्नल एलिमेंट्स में उसको हम ट्रेवल करवा के लेके जा रहे हैं। तो हमारे पास एरर रिड्यूस करने के लिए ये बहुत काम आती है इस तरह की स्कीम्स जो होती हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखें कि ये कुछ इन्वर्टेड पैटर्न्स वगैरह भी हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास फिर हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं 4D PAM5 स्कीम, जिसमें हमारे पास चार फोर फोर डायमेंशन होते हैं। यानी हमारे पास चार लाइंस हैं जिसके अंदर ये ट्रेवल करते हैं, यानी हमारे पास चार अलग अलग लाइंस हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि
वायर वन के ऊपर कुछ बिट्स ट्रेवल करेंगी, वायर टू के ऊपर कुछ बिट्स अलग ट्रेवल करेंगी, वायर थ्री के ऊपर कुछ बिट्स अलग ट्रेवल करेंगी, और वायर फोर के ऊपर कुछ बिट्स अलग से ट्रेवल करेंगी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये चार लेवल्स आ गए, यानी कि जो हमारे पास 8 बिट्स हैं तो इसके चार लेवल्स हैं, ठीक है ना। तो ये वाला लेवल हमारा एक, वो उसमें चला जाता है, एक वायर में चला जाता है। दूसरा वाला लेवल लेवल वन एक वायर में चला जाता है, तीसरा वाला लेवल इसमें, और चौथा वाला लेवल इसमें चला जाता है। तो यहाँ पे 250 मेगाबिट्स पर सेकेंड की हमारे पास स्पीड है, तो 125 मेगावाट्स हमारा यहाँ पे ट्रेवल कर रहा होता है। तो यानी कि हमारे पास चार लाइंस में अलग अलग पैरेलल में जाके ट्रेवलिंग हो रही होती है, डेटा ट्रेवल कर रहा होता है, और रिसीवर के पास जाके वो चार लाइंस वो कन्वर्ज हो रही होती हैं, यानी कि चार हमारे पास पैरेलल में लाइंस चल रही होती हैं। फिर हमारे पास होती है एमएलटी स्कीम। एमएलटी स्कीम के अंदर एक टिपिकल केस है, यानी कि हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट्स बनी हुई हैं, ठीक है ना। एक टिपिकल केस ले लेते हैं कि जीरो आया हमारे पास। हम अज्यूम करेंगे नेक्स्ट बिट जीरो है, तो वो जीरो ही रहेगा, ठीक है ना, वोल्टेज, ठीक है। अब हम आए यहाँ पे, जीरो के नेक्स्ट बिट हमारे पास आ गया वन। नेक्स्ट बिट वन पे अगर हम देखेंगे, तो लास्ट वोल्टेज हमारा नॉन जीरो था, लास्ट नॉन जीरो वोल्टेज हमारा नेगेटिव था, तो पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम पॉजिटिव में आ गए। अब नेक्स्ट बिट जीरो है तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। नेक्स्ट बिट अगर वन है, तो यहाँ से, नेक्स्ट बिट अगर वन है तो ये जीरो पे चला गया अगेन। अच्छा, अब नेक्स्ट बिट इसकी वन है, यहाँ से नेक्स्ट बिट जब वन ली है तो पिछली वाली लास्ट नॉन जीरो वोल्टेज पॉजिटिव था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नॉन जीरो वोल्टेज पॉजिटिव रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये वन नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। फिर जीरो आएगा तो नेक्स्ट बिट नेगेटिव में ही रहेगी। फिर हमारे पास वन आएगा तो नेक्स्ट बिट जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास जो ग्राउंड में चला जाएगा, 0 वोल्ट पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट बिट वन होगी, तो चूंकि पिछली वाली नेगेटिव रही है, तब पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये एक टिपिकल केस एमएलटी स्कीम्स का हमारे पास आता है। और यहाँ पे हमारे पास इसका एक वर्स्ट केस सिनारियो भी बनता है, जिसके अंदर हमारे पास सारे वंस आ गए। अब सारे के सारे वंस आ गए, तो देखिए सारे, जब भी वन आएगा तो आपका ट्रांजिशन जो है वो हो रहा है, जब भी वन आता है तो आपका ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये वर्स्ट केस आपका सिनारियो बन गया, ठीक है ना। तो हमारे पास समरी ऑफ लाइन कोडिंग स्कीम थोड़ी सी हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास नॉन जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो है, तो इसकी बैंडविड्थ n/2 है, ठीक है ना, एवरेज बैंडविड्थ। जो हमारे पास बिट्स पर सेकंड में आता है, उससे हाफ पे हमारी होता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास नो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन होता है, सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास नहीं होती, कॉस्टली होती है, नॉन रिटर्न टू जीरो, ठीक है। यूनिपोलर में हमारे पास एनआरजी लेवल, एनआरजी इन्वर्ट और बाईफेज आ जाते हैं। अच्छा, यूनिट एनआरजी लेवल जो है वो नो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है ना, इफ लॉन्ग जीरोस और वंस। इसके अंदर भी नो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन थी, ठीक है, लेकिन हमारे पास बाई फेज के अंदर सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसके अंदर समहाउ डीसी कंपोनेंट प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, बैंडविड्थ हम ज्यादा यूज कर सकते हैं बाई फेज के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, बाइपोलर के अंदर हमारे पास, क्योंकि हमने यूनिपोलर, बाई बाइपोलर के अंदर हमारे पास एएमआई जो है वो उसका सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, और 2p1q में भी नो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन होती है, लेकिन बैंडविड्थ का फर्क आ जाता है, बैंडविड्थ n/2 और n/4 आ जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से मल्टी लेवल स्कीम्स के अंदर हमारे पास बैंडविड्थ जो है वो उसका डिफरेंस आता है, और सेल्फ, लेकिन सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन इशू हमारा रिजॉल्व हो जाता है, और डीसी कंपोनेंट का प्रॉब्लम भी ये एडवांस स्कीम्स थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेती हैं। इसी तरीके से एमएलटी स्कीम है, वो भी सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, अ, ठीक है ना। अच्छा, ब्लॉक कोडिंग इज नॉर्मली रेफर टू एज MBNB कोडिंग। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी तरह की कोडिंग होती है जिसको हम कहते हैं ब्लॉक कोडिंग। ये हमने पहली वाली की थी, लाइन कोडिंग की थी हमने, ठीक है ना। अब हमारे पास है ब्लॉक कोडिंग, दैट इज MBNB। इट रिप्लेसेस ईच M बिट ग्रुप्स विद एन N बिट ग्रुप। मिसाल के तौर पे हमारे पास M बिट्स आएंगी, तो एक स्ट्रीम आ रही है बिट्स की, हमारे पास 6 बिट्स को लेके वो 6 बिट्स को उठा के भेजेगा, और सब्सटीट्यूशन करके हो सकता है आगे वो 4 बिट्स से ग्रुप बना दे या 8 बिट्स से ग्रुप बना दे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, 4B 5B, यानी 4 बिट्स जो है वो 5 बिट में इनकोड हो रहा है, तो हमारे पास एनआरजी इन्वर्ट एनकोडिंग के थ्रू चला जाएगा, यहाँ पे एनआरजी इन्वर्ट डिकोड करेगा, और फिर हमारे पास 4 बिट्स 5 बिट्स में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना।
तो 4B 5B मैपिंग कोड्स में आपके पास आता है, अगर डेटा सीक्वेंस आपके पास आ रहा है 0000, तो आपके पास एनकोडेड सीक्वेंस आएगा 1110, 0000, नहीं, 1111 और जीरो, जो यहाँ पे आता है। सेकंड वाला देखें तो 0001 को आप 01001 में कन्वर्ट करेंगे। और इसी तरीके से कुछ कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अलग से इनकोडेड सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 4 बिट ब्लॉक्स आ रहे हैं। 4 बिट ब्लॉक्स आपका सब्स्टिट्यूट कर गया यहाँ पे 110, 1110 में आ गया 1111। यहाँ पे 1111 जो था 1101 में आ गया। अच्छा, यहाँ पे दूसरा था 0001 था, ये 01001 में चला गया। यहाँ हमने देखा था 01001 में चला गया, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से जो है वो ब्लॉक कोडिंग होती है। इसमें हमें जो है थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि एरर करेक्शन वगैरह का थोड़ा सा हमें फायदा मिल जाता है। We need to send data at 1 megabits per second rate. What is the minimum required bandwidth? Using a combination of 4B 5B and NRZ-I और Manchester encoding। यानी नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्ट या मैनचेस्टर एनकोडिंग हम यूज करेंगे। और हमारे पास डेटा रेट हमारे हमें चाहिए 1 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से भेजना है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ किस तरह कितनी आएगी हमारे पास? तो हमारे पास 4B 5B ब्लॉक कोडिंग में बिट रेट हमारा जो है वो बेसिकली 4 बिट्स को 5 में कन्वर्ट करने वाला बिट रेट हमारे पास 1.25 मेगाबिट्स पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है ना, यानी 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड नहीं होगा, अब 1.25 मेगाबिट्स पर सेकेंड हमें भेजनी होंगी, क्योंकि 4 बिट्स को हम 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बैंडविड्थ मिनिमम बैंडविड्थ यूजिंग एनआरजी इन्वर्ट इज n/2। तो हमारे पास 625 किलोहर्ट्ज हमें चाहिए होंगे, या किलो वॉट्स चाहिए होंगे। द मैनचेस्टर स्कीम नीड्स अ मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है ना। द फर्स्ट चॉइस needs a lower bandwidth but has a DC component problem. The second choice needs a higher bandwidth। अच्छा, मैनचेस्टर इनकोडिंग में आपको बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होगी इसी को भेजने के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसमें डीसी कंपोनेंट प्रॉब्लम नहीं होगा मैनचेस्टर इनकोडिंग के अंदर, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास ब्लॉक कोडिंग होती है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि 8 बिट ब्लॉक्स होते हैं, उसको 10 बिट में कन्वर्ट करना होता है। तो यानी एक होता है मैं 5 बिट्स को 6 बिट में कन्वर्ट कर रहा होगा, एक होगा 3 बिट्स को 4 बिट में कन्वर्ट कर रहा होगा, और उसको 10 बिट्स में एक साथ डिस्पैरिटी कंट्रोल में जाके 10 बिट्स में एक साथ कंबाइन करके वो आगे भेजेगा, ठीक है ना। अच्छा, एएमआई भी हमारे पास स्क्रैम्बलिंग के साथ यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। किस तरह अच्छा B8, अच्छा हमारे पास एक केस होता है जिसको हम कहते हैं B8ZS स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स। अच्छा, स्क्रैम्बलिंग में क्या होता है हमारे पास, हम जो है वो कुछ बिट्स को जो है वो चेंज करते हैं। यानी कि हमारे पास अगर स्ट्रीम्स ऑफ जीरोस आ गई, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसको वीबी में हम इसको लेके चले जाते हैं, यानी वीबी हम बीच में इंसर्ट करते हैं। यानी जीरोस 8 है हमारे पास, तो 0000 वीबी हम करते हैं, ये 8 बिट्स हमारे पास बनती हैं। इससे ये जो प्रॉब्लम होता है कंटिन्यूस जीरोस वाला, क्योंकि ज़ाहिर है कंटिन्यूस जीरोस पे कोई सिग्नल चेंज नहीं हो रहा हो तो डेड लेवल के ऊपर आ जाता है। तो स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स के अंदर इस तरह से हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास प्रीवियस लेवल पॉजिटिव है तो बी का लेवल नेगेटिव होगा। अच्छा, प्रीवियस फिर वी में प्रीवियस लेवल नेगेटिव है तो बी का लेवल पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से प्रीवियस लेवल नेगेटिव है तो अगला पॉजिटिव होगा, प्रीवियस पॉजिटिव है तो अगला नेगेटिव होगा, इस तरह का हमारे पास वो बनता है। अच्छा, फिर हमारे पास HDP3 स्क्रैम्बलिंग टेक्निक होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इवन और ऑड का फर्क आ जाता है, ठीक है ना। HDP substitutes 4 consecutive zeros with 000V or B00V depending on the number of zeros pulses after the last substitution। तो लास्ट सब्सटीट्यूशन जो हुई है उसके बाद जीरो पल्सेस कितनी आई हैं, इवन नंबर ऑफ पल्सेस आई हैं आपकी, तो आपके पास ये बनेगा 000V बनेगा। अच्छा, अब लास्ट सब्सटीट्यूशन के अंदर ऑड नंबर ऑफ पल्सेस आई हैं तो आपके पास बनेगा B00V, ठीक है ना। फिर हमारे पास आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। हमने चैप्टर 3 में देखा था कि डिजिटल सिग्नल इज सुपीरियर टू एन एनालॉग सिग्नल। द टेंडेंसी टुडे इज टू चेंज द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल डेटा। अच्छा, हमारे पास एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में हम कन्वर्ट करते हैं, तो हम हमें उसकी टेक्निक्स हमें थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं। एक स्कीम होती है जिसको हम कहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन, और एक होती है डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है ना।
इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है। उसको हम पल्स कोड मॉड्यूलेटर में डालते हैं। तो सैम्पलिंग होती है, क्वांटाइजेशन होती है, इनकोडिंग होती है, हमारे पास डिजिटल डेटा बन जाता है। ठीक है ना। क्वांटाइज सिग्नल हमारे पास जो सैम्पलिंग के बाद पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आता है। यानी कि अगर हम इसको डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सैंपल करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट, हमारे पास ये टावर्स बन जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सारे कंटिन्यूस तो ले नहीं रहे, हम सैम्पलिंग कर रहे हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के बाद। फिर हम उसको क्वांटाइज करते हैं, यानी हम करंट करीबी लेवल के ऊपर लेके जाते हैं, और फिर हम उसको एनकोड करते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरह बनता है। तीन डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक होता है आइडियल सैम्पलिंग। ठीक है ना, एनालॉग सिग्नल को हम एक खास टाइम डिफरेंस के बाद हम जो सैंपल कर रहे होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल सैम्पलिंग। ये हमारे पास जो है वो, जो सिग्नल है उस एक डिफरेंस के अंदर हम उसको, जो उसके ट्रेपेजियम्स बन रहे होते हैं, ये हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। आइडियल सैम्पलिंग तो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जब हम सैम्पलिंग करते हैं थोड़ा बहुत आपका ये बनता है, तो जनरली फ्लैट हेड सैम्पलिंग जो है वो कहलाती है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम इंटरवल के लिए हम उसको सैंपल करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक सैम्पलिंग टेक्निक होती है जो कि हम यूज़ करते हैं, जो जनरली प्रैक्टिकली यूज़ होती है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग कहलाती है। According to Nyquist theorem, the sampling rate must be at least two times the highest frequency contained in the signal. यानी अगर कोई भी सिग्नल है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने देखी है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर हमने किसी भी सिग्नल की ली है, तो सैम्पलिंग रेट उसका, इट मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन द सिग्नल। ठीक है ना। और ये हमने पहले करके भी देखा है, हमने स्लाइड में दिखाया भी था। अच्छा, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट फॉर लो पास एंड बैंड पास सिग्नल्स। अच्छा, अब हमारे पास हमारे पास अगर लो पास सिग्नल हम देखते हैं, तो हमारे पास मिनिमम जीरो है, और एफ मैक्स जो हमारे पास जो भी है, वहां तक हमारे पास नाइक्विस्ट रेट इसका बनेगा, सैम्पलिंग रेट बनेगा ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से जब हम बैंड पास सिग्नल में आएंगे, तो हमारे पास ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये बनेगा, क्या नाम है, नाइक्विस्ट रेट बनेगा, जो सैम्पलिंग रेट बनेगा मिनिमम। अच्छा, फॉर एन इंट्यूटिव एग्जांपल ऑफ Nyquist theorem, let us sample a simple sine wave at three sampling rates. एक साइन वेव है, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम ट्वाइस द नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट पे, नाइक्विस्ट रेट पे हम उसको सैंपल करेंगे, 4f पे सैंपल करेंगे। ठीक है। और फिर हम उसे नाइक्विस्ट रेट पे सैंपल करेंगे 2f पे, और फिर हम उसे वन हाफ द नाइक्विस्ट रेट पे सैंपल करेंगे, यानी 1f पे। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास उसका उसका एंड रिजल्ट क्या आता है। फिगर 4.24 के अंदर, पार्ट ए के अंदर आप देखो, 4.24 के अंदर हम चले जाते हैं, हमने 2f पे हमने इसको सैम्पलिंग रेट सैंपल किया है। तो हमारे पास 2f पे किया है, तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ रहे हैं। हम उसको जो है वो अप्रोप्रिएटली कर लिया है हमने। हमने 4 टाइम्स पे किया है, तब भी वही वेव बन रही है, बस सैंपल जो है वो जीरो वाला सैंपल बीच में ऐड हो गया है। ठीक है ना, हम ये अब आइडियल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने सैंपलिंग बहुत कम की, सैंपलिंग रेट हमने फ्रीक्वेंसी के बराबर किया, ठीक है ना, तो फिर हमारा मसला ये आता है कि हमारे पास एक सैंपल यहाँ आएगा, तो अगले सैंपल यहाँ आएगा, फिर अगला सैंपल फिर यहाँ आएगा, तो हमारे पास जो वेव फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, और ये ओरिजिनल वेव फॉर्म को प्रॉपर तरीके से मैनेज मिमिक नहीं कर रहा। ठीक है ना। It can be seen that sampling at the Nyquist rate can create a good approximation of the original sine wave. Oversampling in part B can also create the same approximation, but it is redundant and unnecessary, क्योंकि oversampling की हमें ज़रूरत नहीं है। Sampling below the Nyquist rate does not produce a signal that looks like the original sine wave. हम चाह रहे होते हैं कि सैंपल इस तरह से तरीके से करें कि हमारा सिग्नल वैसे ही नजर आए जैसा कि ओरिजिनल सिग्नल है। ठीक है। अब इसको, इसके अंदर एग्जांपल एक और हमारे पास आ जाती है, रेवोल्यूशन ऑफ अ हैंड क्लॉक। द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक हैज अ पीरियड ऑफ 60 सेकंड्स। According to the Nyquist theorem, we need to sample the hand every 30 seconds। यानी कि हमारे पास हर 30 सेकंड्स में अगर हम सैंपल करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा क्लॉक जो है वो हम सही तरह सैंपल कर सकेंगे। ठीक है ना। अब इसको जरा देख लेते हैं कि हमारे पास सैंपलिंग रेट, हमारे पास जो सैंपल कैन मीन
दैट द क्लॉक इज मूविंग इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है ना। हमारे पास फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो सकता है, 12 से 6 पे आया, 6 से 12 पे, 12 से 6 पे, 6 पे 12 पे, ठीक है ना। अब हम अगर इसको फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं तो हम 12, 3, 6, 9, 12 अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास बेहतर सैम्पलिंग रेट आ गया। अगर हम बहुत ही अंडर सैम्पलिंग करेंगे, यानी कि हम 12 के बाद 9 पे आ जाते हैं, और फिर हम 9 आवर्स के बाद देखते हैं तो 6 पे आ जाता है, फिर हम 9 आवर्स के बाद देखते हैं तो 3 पे आ जाता है, तो ये ऐसा लग रहा है कि क्लॉक जो है वो बैकवर्ड्स मूव हो रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसीलिए अंडर सैम्पलिंग जो है वो हमारे लिए खतरनाक होती है, ठीक है। An example related to example 4.7 is the seemingly backward rotation of wheels of a forward moving car in a movie. This can be explained by undersampling, यानी कि अगर आप मूवीज में देखें बाज वक्त आपको एक व्हील रोटेट कर रहा होता है तो आपको ऐसा इल्यूजन आता है कि वो बैकवर्ड मूव कर रहा है। उसकी वजह है कि आपका विजन जो है वो उसको सैंपल अंडर सैंपल कर रहा होता है। A movie is filmed at 24 frames per second. If a wheel is rotating more than 12 times per second, the undersampling creates the impression of backward rotation, एक मूवी के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, टेलीफोन कंपनीज दे डिजिटाइज वॉइस बाय अज्यूमिंग अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 4000 हर्ट्ज। द सैम्पलिंग रेट इज देयरफॉर 8000 सैंपल्स पर सेकेंड, यानी 4000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यानी 4000 साइकिल्स पर सेकेंड होता है। तो हमें सैम्पलिंग रेट उसकी अगर हम 8000 सैंपल्स पर सेकेंड लेंगे तो हम उसको ठीक से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। A complex low pass signal has a bandwidth of 200 kilohertz. What is the minimum sampling rate for this signal? अच्छा, अब देखो, कॉम्प्लेक्स लो पास सिग्नल है, इसका मतलब है कि बैंड जब हम इसका लो पास सिग्नल का मतलब है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट हो रही है, और बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज है, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 200 किलोहर्ट्ज बन रही है, ठीक है ना। The bandwidth of a low pass signal is between 0 and f, where f is the maximum frequency in the signal. Therefore, we can sample this signal at twice the highest frequency, 200 kilohertz का twice करेंगे तो 4, the sampling rate is basically 200,000 को हम ट्वाइस करेंगे तो हमारे पास 400,000 सैंपल्स पर सेकेंड जो है हमारे पास इसका सैम्पलिंग रेट आएगा कॉम्प्लेक्स लो पास सिग्नल का, ठीक है ना। एग्जाम्पल 4.11 में हम आते हैं। A complex band pass signal has a bandwidth of 200 kilohertz. What is the minimum sampling rate for this signal? इसकी बैंडविड्थ हमारे पास 200 किलोहर्ट्ज है। व्हाट इज द मिनिमम सैम्पलिंग रेट फॉर दिस सिंगल सिग्नल? अच्छा, बैंड पास सिग्नल है, उसकी बैंडविड्थ हमारे पास 200 किलोहर्ट्ज है, ठीक है ना। अब हमारे पास इसकी हम मिनिमम सैम्पलिंग रेट नहीं फाइंड कर सकते, उसकी वजह यह है कि बैंड पास का मतलब है कि कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा ये हमको नहीं पता, ठीक है ना। तो हम इसका मिनिमम सैम्पलिंग रेट नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं पता। अच्छा, अब एक सैंपल डिजिटल सिग्नल है, उसकी क्वांटाइजेशन और इनकोडिंग हम देख लेते हैं। हम एक्चुअल जो वैल्यू हमने कहा क्या कहा, इसको हम 8 लेवल्स में हम क्वांटाइज करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नॉर्मलाइज्ड वैल्यू हमारे पास जो आती है 6.1 जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, -6.1 जो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, इसकी नॉर्मलाइज्ड पल्स वैल्यू -1.22 है, यानी इसको हमने 5 लेवल्स में कन्वर्ट 4 लेवल्स में कन्वर्ट किया। तो एक लेवल पे 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, ठीक है ना। तो 1.22 इसकी नॉर्मलाइज्ड पल्स एम्पलीट्यूड वैल्यूज जो है ना, यानी हमने इसको 4 लेवल्स के अंदर रखा है, तो इसको हम 4 लेवल्स के अंदर अंदर ही करके लेके आएंगे। तो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू करीब तरीन जो हमारे पास इसका जो बनता है वो 2 बनता है, ठीक है ना। तो एरर हमारा 1.5 -1.22 0.38 हमारे पास एरर बन जाता है, नॉर्मलाइज एरर है। और क्वांटाइजेशन कोड इसका 2 है, और एनकोडेड वर्ड हमारा 010 है। इसी तरीके से इस सिग्नल को देखें, 7.5 है इसकी वोल्टेज। 7.5 का मतलब ये है कि इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 लेवल से हमारे पास, ठीक है ना। 5 लेवल से हम जब डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास 1.5 आ जाएगा, नॉर्मलाइज्ड पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वैल्यूज आ जाएंगी। और फिर नॉर्मलाइज क्वांटाइज्ड वैल्यू हम इसकी भी 1.5 आ गई, क्योंकि करीब तरीन जो हमारे पास आ रहा है लेवल वो 1.5 का आ रहा है। और एरर इसका 0 हो गया, यहाँ पे 5 के ऊपर ये इनकोड हो गया, 5 का मतलब है 101। इसी तरीके से 16
3.2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.24 आ जाता है। इसका करीब तरीन लेवल जो है वो 3.5 वाला है। ठीक है, यानी हमारे पास लेवल जो है 0.5 है, 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है। ठीक है ना, इसी तरीके से -0.5, -1.5, -2.5, -3.5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास एरर इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो एरर +0.26 हो गया, और इसका लेवल जो है वो 7 पे मैच कर जाएगा। ठीक है, और हमारा ये लेवल इसका 7 पे मैच कर जाएगा, 3.5 करीब तरीन है, और 111 आ जाएगा अगेन। अगर आप देखें 19.7 भी 7 पे मैप करेगा 111 पे, क्योंकि इसका 3.94 आया, और करीब तरीन इसका जो है वो 3.5 लेवल ही आएगा। इसी तरह बाकियों को भी हम देखेंगे, तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। What is the signal to noise ratio in dB in the example of figure 4.26? ठीक है ना। अच्छा, अब हम बस सिग्नल टू नॉइज रेशियो अगर हम डीबी में निकालते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है 6.02 इंटू 8 लेवल्स। हमारे पास क्वांटाइजेशन लेवल्स 8 है, तो log 2 ऑफ 8 हमारे पास 3 बिट्स पर सैंपल बन रहा है। तो ये हमारे पास 3 बिट्स पर सैंपल जितना आएगा, वो इसको हम रखेंगे 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1.6 करेंगे, तो हमारे पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन डीबी आ जाता है। ठीक है ना। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास सिग्नल और नॉइज बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है जब हमारे पास क्वांटाइजेशन लेवल्स के अंदर डिफरेंस बहुत थोड़ा सा होगा तो। A telephone subscriber must have an SNR dB above 40. What is the minimum number of bits per sample? अच्छा, अगर हमारे पास SNR dB above 40 होना चाहिए, तो अब अगर मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल आराम से आप निकाल सकते हैं। SNR dB को आप माइनस कर दें 1.76 और डिवाइड कर दें 6.02 से, तो आपका 6.35 आ जाता है नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। ठीक है, टेलीफोन कंपनीज यूजुअली असाइन 7 to 8 बिट्स पर सैंपल। ठीक है ना, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स 6.35 आ गया, 7 to 8 बिट्स पर सैंपल जनरली असाइन की जाती है। वी वांट टू डिजिटाइज द ह्यूमन वॉइस, व्हाट इज द बिट रेट अज्यूमिंग 8 बिट्स पर सैंपल? Human voice normally contains frequencies from 0 to 4000 hertz. So the sampling rate and bit rate are calculated as follows. Sampling rate हमारे 4000 frequencies 0 से 4000 तक होती है, सैम्पलिंग रेट डबल हो जाएगा, 8000 सैंपल्स पर सेकंड पे हमें इसको करना होगा। सो द सैम्पलिंग रेट एंड बिट रेट आर कैलकुलेट एज फॉलोज। बिट रेट क्या होगा, हमारे पास 8000 8 बिट्स पर सैंपल है, और 8000 बिट्स हमें सैंपल करने होंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास 64,000 बिट्स पर सेकेंड हमारे पास बिट रेट आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास पल्स कोड मॉड्यूलेटर को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना, पल्स कोड मॉड्यूलेटर है हमारे पास, ये सैंपल्स को जो है वो इसका वो डिकोडर जो है वो डिजिटल डेटा से वो निकालता है, और आपका लो पास फिल्टर के थ्रू लेके जाके इसको दोबारा से सिग्नल को क्रिएट करता है। यानी जो हमने पहले सैम्पलिंग की थी उसको जो है वो हमें डिकोड भी करना पड़ेगा। डिकोड करने के लिए हमारे पास जो मेक एंड कनेक्ट सैंपल्स जो है ना, उसकी जो वेव फॉर्म कुछ इस तरह की बनती है। जब हम लो पास फिल्टर के थ्रू इसको गुजारते हैं, तो दोबारा से ये एनालॉग सिग्नल बनता है, यानी इसकी स्मूथिंग होती है सिग्नल की। ठीक है ना, तो इस ये एक्चुअल सिग्नल होता है जिसकी स्मूथिंग करके हम जो है वो इस लेवल पे लेके आते हैं दोबारा से रिसीवर के लेवल के ऊपर, जब हम उसे दोबारा से डिकोड करते हैं। तो हमारा वी हैव अ लो पास एनालॉग सिग्नल ऑफ 4 kHz। इफ वी सेंड द एनालॉग सिग्नल, वी नीड अ चैनल विद अ मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ 4 kHz। If we digitize the signal and send 8 bits per sample, we need a channel with a minimum bandwidth of 32 kilohertz। ठीक है ना, हम डिजिटाइज कर देते हैं अगर सिग्नल को, उसकी सैम्पलिंग करते हैं और 8 बिट्स भेजते हैं पर सैंपल, तो फिर हमें बैंडविड्थ चाहिए होगी 32 किलोहर्ट्ज की, उसी एनालॉग सिग्नल को भेजने के लिए थ्रू द डिजिटल मीडियम। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन हमारे पास इस तरीके से होती है कि हमारे पास, अच्छा ये अब हमारे पास दूसरी चीज़, ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन तो हमने डिस्कस की थी ऊपर, यहाँ पे डिजिटाइजेशन वगैरह हमने पूरी की थी इसके अंदर। अब हमारे पास यहाँ पे आता है जो इसको हम कहते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है ना, डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, आपका जो सिग्नल है वो करीब तरीन, यानी 1 होगा तो आपका जो है वो ऊपर ऊपर सिग्नल चलता चला जाएगा, 0 होगा तो नीचे जाता चला जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है ना, स्टेप अप करेगा अगर 1 होगा, और डिफरेंस जो होगा डेल्टा का, और अगर 0 होगा तो स्टेप डाउन करेगा सिग्नल आपका।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कंपैरेटर में लेके जाते हैं एनालॉग सिग्नल को। अगर सिग्नल ऊपर जा रहा होता है तो आप उसको जो है वो वन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और स्टेयर केस बना रहे होते हैं। अगर जीरो आता है तो उसको नीचे लेके चले जाते हैं और पिछले वाले से कंपेयर करके अगला वाला आप डिफरेंस लेके जाते हैं। पिछले वाले से एक लेवल ऊपर आएगा अगर वन होगा, और अगर जीरो होगा तो पिछले वाले से एक लेवल नीचे चला जाएगा। और इसी तरीके से जब हम डीमोड्यूलेट करते हैं तो हमारे पास स्टेयर केस जो बनता है हमारे पास, उसमें से हमें डिले यूनिट निकाल के लो पास फिल्टर के थ्रू अगेन हमें गुजारना पड़ता है। जब भी हम स्टेयर केस सिग्नल को दोबारा से एनालॉग करने की कोशिश करेंगे तो हमें लो पास फिल्टर के थ्रू गुजारना पड़ता है। तो हमारे पास एनालॉग सिग्नल दोबारा से क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है। अगर अभी कन्वर्ट कंप्लीट नहीं भी हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको लेके चल लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चले जाएंगे। टाइम थोड़ा सा कम रह गया, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। द ट्रांसमिशन ऑफ बाइनरी डेटा अक्रॉस अ लिंक कैन बी कंप्लीट accomplished in either parallel और serial mode। ठीक है ना। पैरेलल मोड्स में क्या होता है, मल्टीपल बिट्स आर सेंट विद ईच अदर विद ईच क्लॉक बिट। ठीक है। और सीरियल मोड में एक बिट एक वक्त में भेजी जाती है। While there is only one way to send parallel data, there are three subclasses of serial transmission: asynchronous, synchronous और isochronous। तीन हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है कि आप जो है सिंक्रोनाइज करें को सिंक्रोनाइज करके बिट्स को हम भेजें, जो हम कह रहे थे लाइन कोडिंग के अंदर। एक होता है कि आप भेजना शुरू करें और उसमें स्टार्टर और एंडिंग आपके पास कुछ वो होते हैं, बिट्स होती हैं। और इसी तरीके से आइसोक्रोनस जो है वो हमारे पास उसकी थोड़ी सी एडवांस है, वीडियो उसके अंदर यूज होती है। तो हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन तो बहुत सिंपल है। सेंटर जो है वो 8 बिट्स भेज देगा रिसीवर को और रिसीवर के पास रिसीव हो जाएंगी। इसी तरीके से पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर होता है, वो बिट्स को भेज देता है। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर होता है, वो रिसीवर के पास आ जाता है। In asynchronous transmission, we send one start bit, zero at the beginning, and one or more stop bits at the end of the byte. There may be a gap between each cycle। अच्छा, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि डेटा लिंक लेयर जो हेडर जो देती है और हमारे पास ट्रेलर भी देती है। ठीक है ना। तो ट्रेलर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डेटा लिंक लेयर के ट्रेलर का। ठीक है ना। Asynchronous here means asynchronous at the byte level, but the bits are still synchronized। ठीक है ना।